हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक सोशल स्टडीज़ कवर करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को हम कवर करने वाले हैं। इसी सीरीज़ में हमने आज क्लास 6 के चैप्टर को लिया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है विविधता। विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है या एक प्रकार की विचारधारा होती है, जिसमें हमारे देश में हमें विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, भाषा के लोग हमें देखने को मिलते हैं। और एक सिस्टमेटिक वे में देखें तो विविधता की परिभाषा को अगर हम लें, यह एक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग लोगों के समूहों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह हमें अद्वितीय बनाती है, जैसे संस्कृति, धर्म, नस्ल या विश्वास के चलते। इसी क्रम में अगर हम देखें, विविधता जो है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध, कैसे हमारे जीवन को इन्हांस करती है, क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। इससे हमारा आपसी भाईचारा बढ़ता है, सहयोग बढ़ाने में हमें हेल्प करती है, नवीन विचारों का हमारे जीवन में समावेश होता है। नवीन विचारों से ही हमारे जीवन में नई कहानियों या कविताएं लिखने का हमें मनोबल मिलता है। इस अध्याय में हमने एक दोस्ती करना, दो बच्चों के बारे में बताया गया है, जिसमें एक हिंदू बच्चा जो कि स्कूल जाता हुआ और 2 भाषाएं या 3 भाषाओं का ज्ञान रखता है, और एक दूसरा बच्चा जो अखबार बेचता हुआ मुस्लिम धर्म से संबंधित है, जिसमें दोनों अखबार खरीदने और बेचने के क्रम में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसमें वो ये नहीं मायने रखता कि वो किस धर्म से आते हैं, बल्कि विविधता में इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम भारत में विविधता के बारे में देखते हैं कि भारत में हमें किस तरह से हम डाइवर्सिटी को देखते हुए मिलते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जैसे उत्तर भारत में हिंदी भाषाई राज्य देखने को मिलते हैं और दक्षिण भारत में अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे मलयालम, तेलुगु, उर्दू, सबकी अलग अलग है। इसी में विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। उत्तर भारत में चावल और गेहूं का ज़्यादा सेवन किया जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में मछली पालन होने के चलते और वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होने के चलते ये मुख्य भोजन कहलाते हैं। इसी क्रम में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में होली, दिवाली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत के अपने पोंगल या गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में आपको पता ही होगा, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, इस्लाम, बौद्ध, सिख सभी धर्मों के लोग हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। चैप्टर में हमें दो लोकेशंस के बारे में बताया गया है, जिसमें एक हमने उत्तर भारत का क्षेत्र लिया है और एक दक्षिण भारत का क्षेत्र लिया है, जिसमें एक लद्दाख है और दूसरा केरला है। अगर इनके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो लद्दाख आज एक केंद्र शासित प्रदेश है और केरला हमारा एक राज्य है जो कि एक दक्षिण में पड़ने वाला राज्य है। और ये हमारा उत्तर भारत, जिसमें हम बोले तो इसको जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के चलते यहाँ पे किस तरह से विविधता हमें देखने को मिलती है। लद्दाख में जो है जम्मू कश्मीर क्योंकि इधर पड़ता है, इसके पूर्व में लद्दाख पड़ेगा, तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में एक रेगिस्तानी इलाका है। ये बर्फ़ से ढका हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है और इसी के चलते यहाँ पे ना तो हमें ज़्यादा खेती देखने को मिलती है, बर्फ़ से ढके होने के कारण यहाँ पे कम वृक्ष मिलते हैं और कम समृद्ध क्षेत्र है, जिसके चलते यहाँ पे खेती नहीं की जाती। और आगे देखें तो यहाँ बकरी लोग पालते ज़्यादा मिलते हैं और उसमें भी ख़ास तौर पे पश्मीना नाम की जो बकरी है, और उसी से हमें पश्मीना ऊन मिलता है, जो कि एक उन्नत या एक हाई क्वालिटी का ऊन होता है, जो कि अधिकतर जम्मू कश्मीर या लद्दाख में ही हमें देखने को मिलेगा।
सबसे पहले अगर हम देखें, ये एक रेगिस्तानी इलाका है और किसी तरह की यहाँ पे आर्थिक गतिविधि ना होने के चलते भी लद्दाख एक महत्वपूर्ण इलाका किस लिए है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है मध्य एशिया के देशों में। और इसी तरह से लद्दाख से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। भारत से अगर तिब्बत में जाने वाला जो बौद्ध धर्म है, क्योंकि आपको पता ही होगा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी, गौतम बुद्ध जो उसके जनक रहे, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म को पहुंचाने का काम लद्दाख के चलते ही हुआ। अभी केरल पे आते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का एक राज्य है, ये दक्षिण पश्चिम में भारत के पड़ता है। केरल की भूमि उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मानसून भी अगर आता है तो सबसे पहले यहीं से टकराता है, और जो मानसून के आने का जो टाइम होता है, जब चावल की खेती का टाइम होता है, तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि चावल की खेती उपजाने का एक अच्छी उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराता है। पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले, क्योंकि केरल की बात करें तो यहाँ पे हमें ऊंची पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे काली मिर्च, इलायची और लौंग जैसे हमें मसाले देखने को मिलते हैं, जो कि उन्नत किस्म के होते हैं। जिसमें प्राचीन समय में हमने यूरोप के लोगों को काली मिर्च के लिए भारत आते हुए हमने देखा है, जो कि काली मिर्च को यवन से भी लोग हमने आते देखे हैं। इसी क्रम में अगर देखें, सबसे पहले केरला में अरबी और यहूदी लोग आए थे, जो कि इस्लाम धर्म को यहाँ पे लेके आया है। इसी क्रम में वास्को डी गामा पानी के रास्ते भारत पहुँचा था, जो भारत में ईसाई धर्म का सूत्रपात हुआ। इसी क्रम में अगर हम देखें तो लद्दाख में हमें बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म ज़्यादा देखने को मिलता है, और केरला में हमें इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई धर्म ज़्यादा देखने को मिलता है। विविधता में एकता की बात करें, भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, जिसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में भली भांति देखा जा सकता है, जिसने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को तोड़ कर रख दिया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलनों में न केवल हिंदू धर्म के लोगों ने भूमिका निभाई थी, उसमें हमने इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्मों के लोगों को भागीदारी करते हुए देखा था। यहीं पे आपका चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है। इससे अलग अगर मैं आपको कुछ अन्य बातें या अन्य तथ्यों के तौर पे बताऊं, तो 31 अक्टूबर को हमारे देश में एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। क्योंकि इन्हीं के चलते स्वतंत्रता के दौरान हमारी 563 रियासतों को एकजुट करने में भूमिका निभाई गई थी। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो कि राष्ट्रीय गान हमें हमारे देश को एक स्पष्ट रूप से विविधता की छवि उसमें, या विविधता में एकता की छवि का सूत्रपात करता है। मैं आशा करूँगी, या मुझे आशा है कि आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, और पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम पॉलिटिकल साइंस शुरू कर चुके हैं, और इसमें हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया है, जिसका मैं फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अभी हम क्लास 6 के पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। पहले मैं आपको अपना शेड्यूल बता देती हूँ। हम डेली मॉर्निंग में एक वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो आप सुबह मॉर्निंग में इसको देख सकते हैं, या जब भी आपको टाइम लगे तब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है हिंदी कंटेंट से करवाया है, तो आप उसको कर लीजिए। और बाकी आपको किसी भी तरह की लैंग्वेज इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपका अपना जो कंटेंट है उसको इंग्लिश में मॉडिफाई कर लिया है। क्योंकि अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या फिर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं सारा कुछ आपको हिंदी में ही समझाने वाली हूँ। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि अब मैं हिंदी में भी कर दूँ, तो मैं इसको दोनों में कर दूँगी। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको ठीक कर लूँगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपने क्लास 6 के सेकंड चैप्टर में पॉलिटी से। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और
भेदभाव। ठीक है, पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इसमें जो आपको दिख रही होगी। जैसे हमारा जो शब्द है प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब होती है पूर्व धारणा, मीन्स जजिंग अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे और थिंकिंग दैम एज इन्फीरियर। जब हम लोगों को जज करने लगते हैं नेगेटिव वे में, या हम पहले से ही किन्हीं लोगों के बारे में कोई नेगेटिव विचार बना लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह का है, या कोई व्यक्ति दूसरी दूसरी कम्युनिटी से आता है, तो हम ये सोच लेते हैं कि वो एक, उसके बारे में हम अपनी गलत धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, प्रीजुडाइज अगेंस्ट अदर रिलीजन, स्किन कलर, वे ऑफ ड्रेसिंग, फूड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। जिसमें हम देखते हैं हम अलग धर्म के लोगों के अगेंस्ट पहले से ही कोई पूर्व धारणा बना लेते हैं कि अगर ये हिंदू धर्म का है या इस्लाम धर्म का है, उसमें से ही जो चलने वाली पहले की पूर्व धारणा है उन्हीं को हम सच मानने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। या किसी के स्किन कलर को लेकर, या किसी के पहनावे को, उसके खाने का जो पदार्थ होते हैं, या उसके खाने के जो डिसीज़ होती हैं, उसके आधार पर हम अपनी पूर्व धारणा को बना लेते हैं। तो आप प्रिजुडाइज का क्या मतलब समझते हैं कि प्रिजुडाइज जिसमें हम दूसरों के बारे में बिना कुछ सोचे या बिना कुछ आइडिया लगाए पहले से ही जो चली आ रही धारणा को ही पूर्व धारणा के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्टेरोटाइप। स्टेरोटाइप इज प्रीजुडाइज और प्री कंसीव्ड आइडिया लीड टू द क्रिएशन ऑफ स्टेरोटाइप। जो हमारे समाज में आम बोलचाल में कुछ बातें प्रचलन में चली आती है जिसको हम सच मान लेते हैं, हालांकि वो सच नहीं होती है, बस क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों से हम सुन लेते हैं, या क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को मानने लगते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें क्या है, सच हैं। जैसे कि गर्ल्स क्राई इजीली। अगर हम देखते हैं कि लड़कियां जो है वो किसी भी बात पे जल्दी रोने लगती है, तो हमें क्या लगता है, हमारी ये धारणा बन जाती है कि गर्ल्स क्राई इजीली। और हमने ये भी डिसाइड कर रखा है हमारी सोसाइटी ने कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? क्या इससे ये प्रूव हो जाता है कि लड़के बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी मनुष्य को, अगर वो लो फील करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को क्या होता है कि अगर वो गुस्सा है या किसी चीज़ से अनसेटिस्फाइड है, तो रो लेने से ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर दिखने लगता है या उसकी किसी तरह से नेगेटिव इमेज चली जाती है। बस ये हमें अपने आप को रिलैक्स करने का या अपने आप को हल्का करने का एक तरीका होता है। तो या फिर हमारे समाज में क्या धारणाएं बन जाती है, पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश आर सुपीरियर। और जिन लोगों को हम अपने समाज में इंग्लिश बोलता हुआ देखते हैं, उनके बारे में तो हमारी एक सुप्रीम लेवल की एक आइडिया बन जाता है कि इससे पढ़ा लिखा तो हमारे देश में या हमारी नज़रों में कोई हो ही नहीं सकता अगर वो इंग्लिश भाषा को जानने वाला होता है। आगे हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़ कितने प्रकार की होती है। अक्सर हमने बहुत सारी इक्वालिटी हम देख सकते हैं, सोशल लेवल पे हम देख सकते हैं, या इकोनॉमिक लेवल पे भी हम देख सकते हैं, या पॉलिटिकल लेवल पे हम इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। पहले हम सोशल को डिफाइन कर लेते हैं। द एज ओल्ड हेरारिकल कास्ट सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे समाज में असमानता को हम हेरारिकल देखते हैं। हेरारिकल क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें ये असमानता देखने को चली आती है। मान लीजिए एक धोबी का बेटा, अगर एक धोबी ने कोई कर्जा लिया है और वो धोबी उसको नहीं चुका पाता है, तो जाहिर सी बात है जिनसे कर्जा लिया गया था वो उसके बेटे को या उसके फैमिली में कोई भी होता है तो उसको उसी से वो काम करवाना शुरू कर देता है जब तक उसका कर्जा नहीं उतरता है। तो ये हायरार्किकल प्रोसीजर के अंदर आ जाता है। ए पर्सन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ हिज बर्थ इन अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप। और एक कास्ट के लोगों को, एक जाति के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि वो किस जाति में पैदा हुआ है उसके आधार पर, ना कि उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो योग्यता रखता है। वो लोगों को मायने नहीं रखती है, बस देखा क्या जाता है कि वो किस जाति से रिलेट करता है। दिस इनइक्वालिटी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फेल टू गेट गुड जॉब।
और अगर वो एक निम्न जाति से पैदा हुआ या एक निम्न जाति से आता कोई व्यक्ति है तो उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। और जब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उसको कोई गुड जॉब या एक अच्छी नौकरी मिलना तो बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है उसके लिए। तो अभी हम देखेंगे इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिकली कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। जब लोगों के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, उसको असमानता के अंदर काउंट किया जाता है, जिसमें हम आर्थिक असमानता को लेते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल इन द कंट्री। और हम अपने देश में क्या देखते हैं, संसाधनों का असमान रूप से वितरण किया जाता है। किसी के पास हमें कम संपत्ति देखने को मिलती है, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति देखने को मिलती है, जिससे कि हमारे समाज में अनइक्वल बिहेवियर किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं अमीर के साथ तो इस तरह का बिहेवियर किया जाता है कि उससे सुप्रीम तो कोई है नहीं, और निम्न लोगों के साथ कि वो आगे नहीं बढ़ पाते या उनको अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं मिलता है या उनको आगे जाके फिर अच्छी जॉब नहीं वो क्रिएट कर पाते हैं। नाउ इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब हम किसी दूसरी जाति धर्म लोगों के साथ अपने से लोअर लेवल का बिहेव करने लगते हैं या उन्हें अपने से कमतर हम उनको मानने लगते हैं। लाइक डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू डिफ्रेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास रेस जेंडर रिलीजन इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक्सेट्रा। किस किस आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वर्ग के आधार पर, उसकी प्रजाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर किसी के धर्म या फिर उसके आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर। इन स्पाइट ऑफ एन इंडिविजुअल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। हम उसमें ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति में क्या स्किल हो सकती है या उसकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, कितना पढ़ा लिखा वो इंसान है या वो कितनी उसमें काबिलियत है। उस चीज़ को तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बस देखा क्या जाता है कि उसकी क्लास रेस जाति या रिलीजियस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका क्या है, उसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे समाज में किया जाता है। हालांकि हमारे संविधान में इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव हमें आज भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग बाग आवाज़ नहीं उठाते हैं उस मुद्दे के लिए। अगर आवाज़ उठाना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि इस जो भेदभाव किया जाता है वो कुछ हद तक कम हो जाए। और कुछ लोगों को तो कानून का पता ही नहीं होता है, जिसके चलते हमें भेदभाव तो क्या और भी सुप्रीम लेवल के जो क्राइम है वो देखने को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था क्या होती है। जाति व्यवस्था कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जाति व्यवस्था की जगह पे हमारे प्राचीन समय की अगर हम एंशियंट एज की बात करें तो इसकी जगह पे वर्ण व्यवस्था को यूज किया जाता था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, जब हम अपने समाज को उसके काम के आधार पर विभाजित करते थे, लेकिन आज उस वर्ण व्यवस्था का स्वरूप हमने कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था में बदल दिया है। तो हम क्या देख सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रांस्ड बैक टू द एंशियंट टाइम इन लेटर वैदिक एज वेयर बाय सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास और ऑक्यूपेशनल ग्रुप। बल्कि हमारे कास्ट सिस्टम ने क्या डिस्क्राइब किया है कि हमने उनके काम के आधार पर उनको 4 वर्णों में बांट दिया है। और ये 4 वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं, आइए पढ़ते हैं। ये 4 वर्ण हमारे क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके काम क्या क्या होते हैं, ये चारों अलग अलग काम के प्रैक्टिस करते हैं। लाइक ब्राह्मण क्या करते हैं, टू परफॉर्म रिचुअल वर्शिप एंड एजुकेट द पीपल। ये हमारे रीति रिवाजों को, धार्मिक या पूजा स्थल, या पहले के समय में क्या होता था, गुरु द्वारा मतलब जैसे जो एक जगह पे रह के जैसे पहले पढ़ते थे, जैसे आज हॉस्टल्स होते हैं उस तरह से, तो ब्राह्मण्स का ही पहले काम होता था कि वो लोगों को एजुकेट करते थे। क्षत्रियों का क्या काम होता है, प्रैक्टिस वॉरफेयर एंड डिफेंडेड द कंट्री। अपनी देश को वॉरफेयर मतलब कि रक्षक की तरह ये काम करते हैं। अगर कोई युद्ध हो जाता है तो एक क्षत्रिय की तरह खड़े हो जाते हैं, जो हम इनको सैनिक की भांति भी देख सकते हैं। लाइक वैश्य की अगर बात करें, प्रैक्टिस ट्रेड, तो व्यापार का काम हमने वैश्यों के
अंतर्गत डाल दिया गया है। शूद्र उस जाति को बिलोंग करता है जो कि लोअर कास्ट से आता है, इसमें हम लोअर कास्ट को इंडिकेट करते हैं। मैनुअल वर्क एंड सर्व द अदर 3 वर्णास, और शूद्रास को हमने उस प्रजाति के रूप में डिफाइन किया है जो मैनुअल वर्क करेगा। मैनुअल वर्क मतलब जो श्रमिक काम करेगा, जिसमें श्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। और इसका दूसरा काम क्या रहेगा, जिसमें वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तीनों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। अगर इन तीनों को किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो वो शूद्र जाति में आने वाले लोग उसको प्रोवाइड करवाएंगे। एक टर्म और आती है जिसको हम लेते हैं अनटचेबिलिटी। इसी को हम शूद्राज में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसको शूद्रा से थोड़ा अलग करके हम देख सकते हैं इसको, और लोअर लेवल पे हम इसको 5th वर्णास के रूप में भी देख सकते हैं। पीपल बोर्न इन लोअर कास्ट फैमिलीज आर कंसाइडर्ड एज अनटचेबल एंड सफर्ड इनजस्टिस। ऐसे लोग जो कि लोअर कास्ट फैमिलीज में पैदा होते हैं और उनके साथ इनजस्ट बिहेवियर या वो इनजस्ट कंडीशन को सफ़र करते हैं, दे वर टर्म्ड एज दलित। और उनके लिए एक आम शब्द होता है जिसको हम किस शब्द से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ दलित। और आप जानते ही होंगे हमारे दलित की या फिर हम अनटचेबल्स की या एक लोअर क्लास की अगर जब हम बात करते हैं, तो अगर इसमें हम डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम न ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी एक ऐसी ही लोअर फैमिली से आते हैं जो कि उनके साथ स्कूल लेवल पे देख लीजिए या अपने बचपन में उन्होंने इतनी सारी इनइक्वालिटीज़ को समझा जिसके चलते उन्होंने ठान लिया, और वो आज जिसको हम याद रखते हैं या भारत के हर नागरिक को उनका नाम पता होना चाहिए कि वो हमारे देश में संविधान के निर्माता के तौर की भूमिका निभाते हैं। कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया, तो हम डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो जब हम अंबेडकर जी की बात कर ही रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स एज वॉज डिजायर्ड बाय आवर फाउंडिंग फादर्स। जैसे हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारी गवर्नमेंट ने भी ये कमिट किया कि हम इन अनटचेबल्स को या लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब कि आम या फिर मुख्य धारा में लाने की हमारी सरकार ने बखूबी प्रयास किया है। और इसी में हमारे फाउंडिंग फादर कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेते हैं हम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिल्ड अप ऑन द बेसिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है इक्वालिटी फॉर ऑल। हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारे देश का हर नागरिक को इक्वालिटी समानता का व्यवहार किया जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के या हमारे भारतीय संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें B.R. अम्बेडकर ने चेयरमैन की भूमिका निभाई, या उनको हम ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के रूप में देखते हैं। बिलोंग टू द महार कास्ट, और ये किस कास्ट से आते थे, महार कास्ट से, जो कि एक लोअर कास्ट कही जाती थी महाराष्ट्र के अंदर। हु वर कंसाइडर एज अनटचेबल, और जिसको हम उस वक्त या फिर अनटचेबल की कैटेगरी में काउंट किया जाता था सोसाइटी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 जो है फिनिश होता है, लेकिन हम इसी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, नेल्सन मंडेला कैरिड आउट अ स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड पॉलिसी प्रैक्टिस बाय द वाइट्स साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला जो है प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के। उन्होंने अपार्थाइड, क्या होता है, रंग भेद की नीति, जिसमें जो डार्क रंग होते हैं या किसी फेयर रंग यूरोपियन लोगों का, वो अफ्रीका में भेदभाव करते रहे थे जब कॉलोनियल पीरियड के अंदर, जिसमें अपार्थाइड का मतलब होता है जब वाइट पीपल ब्लैक पीपल्स के साथ मिसबिहेव या फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हर लेवल पर। तो सेकंड हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू दैम एज अ शेड्यूल कास्ट थ्रू दे कॉल दैम सेल्फ एज दलित। तो दलित को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ड से डिफाइन किया गया है, दैट इज शेड्यूल कास्ट। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दलित लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हर जगह पे आपको क्या लिखा मिलेगा, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, गेव द टर्म हरिजन मीन्स हरि का जन, दैट इज गॉड्स पीपल, टू द अनटचेबल्स।
महात्मा गांधी जी ने अनटचेबल्स, अछूआछूत को क्या वर्ड से डिफाइन किया है? हरिजन। हरि को हम भगवान के नाम से जानते हैं, तो हरिजन का मतलब क्या होता है? गॉड्स पीपल, भगवान के लोग। तो महात्मा गांधी जी ने दलित लोगों को किस शब्द से डिफाइन किया? हरिजन के नाम से। और अगर हम अनटचेबल्स की बात कर ही रहे हैं तो हम आर्टिकल 17 को तो बिल्कुल याद रखेंगे। डिक्लेयर्स दैट अनटचेबिलिटी इज अबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को उन्मूलन करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, और उसकी को एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म, किसी भी लेवल पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो बिल्कुल ही लोअर स्केल पर उसके साथ, बिल्कुल ही माइनर स्टेज पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है या अनटचेबल्स बिहेव किया जा रहा है, तो उसकी किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसकी हर फॉर्म को आर्टिकल 17 जो है काउंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 के पॉलिटी साइंस को कवर कर रहे हैं, इसी क्रम में हम चैप्टर 3 को आज देखने वाले हैं। द गवर्नमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें एक गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत होती है, सरकार कितने प्रकार की होती है, और हमारा अगला टॉपिक रहेगा सरकार कितने प्रकार की होती है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सरकार होती क्या है, सरकार कहते किसको है। तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट? ए गवर्नमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट which runs with the combined effort of the legislature, executive and the judiciary। तो अगर आपको सरकार क्या होती है इसका अर्थ समझना है, तो सबसे पहले हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें सरकार में अपना क्या रोल प्ले करती है। तो देखते हैं। लेजिस्लेचर इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। लेजिस्लेचर का काम होता है कि अपने देश के लिए कानून बनाना, इसको हम विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव इट्स इम्प्लीमेंट द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों को पूरे देश में इम्प्लीमेंट कराने का कार्य कौन करती है? एग्जीक्यूटिव। लास्ट हमारा है जुडिशरी। क्या काम होता है जुडिशरी का? इट सेटल्स डिस्प्यूट, इम्पार्ट जस्टिस एंड सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जुडिशरी जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करती है, या फिर जस्टिस, न्याय दिलाने का काम करती है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन के सेफ गार्ड के लिए अगर किसी कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है तो उसको रद्द करने का या उसको रिजेक्ट करने का काम भी जुडिशरी करती है। तो सरकार क्या होती है? सरकार इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की एक कंबाइंड एफर्ट होता है, जो कि एक राज्य को या एक देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसी कार्य को करे या मिलकर किसी देश को चलाने में अपनी भूमिका निभाए तो उसको सरकार कहा जाता है। तो किसी देश को चलाने के लिए हमें उस देश में वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? क्या किसी भी देश में बिना सरकार के क्या उस देश में वर्किंग नहीं हो सकती है या कोई काम नहीं किया जा सकता है? एवरी नेशन नीड्स सम गवर्निंग बॉडीज विच कुड टेक डिसीजन एंड हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन मूविंग। हर देश में उस देश की नीड, आवश्यकता के अनुसार कुछ गवर्निंग बॉडीज़ होनी चाहिए जो कि उस देश में होने वाले काम को या उस देश में होने वाले जो भी निर्णय हैं उसको लेने के लिए या प्रशासन को मूव करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये बात करते हैं हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है मतलब, तो इसके लिए हमें पहले गवर्नमेंट के काम, क्या गवर्नमेंट काम करती है उनको समझ लेना चाहिए। तो क्या काम करती है गवर्नमेंट? टू एनेक्ट एंड इन्फोर्स रूल एंड रेगुलेशन। किसी भी देश में कानून को बनाने के लिए और उनको इन्फोर्स करने के लिए, पूरे देश में लागू करने के लिए, मतलब ये कानून बनाता कौन है?
तो ये जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकंड, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन, पूरे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन, क्योंकि हो सकता है कोई भी व्यक्ति किसी का मर्डर ना कर दे, इस तरह की जो सिचुएशंस है उसको अगर मतलब कि ऊपर कोई सुप्रीम बॉडी ऐसी नहीं है कि जो उसको कंट्रोल करती है किसी की भी एक्टिविटीज़ को, तो ऐसे तो कोई किसी को भी मर्डर कर सकता है या किसी भी तरह के क्राइम हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट का ही काम होता है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, लोगों की लाइफ को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक हमें गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली हर फैसिलिटीज़ को, ताकि एक लोअर क्लास या हमारे देश में ऐसी ऐसे लोग जो कि एक हाईली पेड इंस्टीट्यूशंस में दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट पे जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिसको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में काउंट करते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज़ जो है बेसिक पे पर या बेसिक कॉस्ट पर सभी को प्रोवाइड हो जाए, इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, तो यही सारे काम होते हैं कि किसी देश में गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। रूल रेगुलेशन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लाइफ एंड डिग्निटी को बनाए रखना और लोगों के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना। नाउ कमिंग टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हो सकता है कि किसी किसी देश में इसका लेवल जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं। तो इन इंडिया देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में 3 प्रकार के स्तर हमें सरकार में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल पे गवर्नमेंट गठित होती हुई दिखती है। नेशनल लेवल पे जो सरकार होती है, केंद्रीय स्तरीय पर सरकार जो होती है, ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग द होल कंट्री आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हमारी केंद्र सरकार हमारे देश के लिए जो डिसीज़न लेती है, जो कि पूरे देश पर लागू किए जाते हैं, जिसमें हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी को काउंट किया जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल लेवल पे बनी हुई सरकार। फिर इसी तरह से 28 राज्यों में अपनी अपनी सेपरेट सरकार होती है, जिसको स्टेट लेवल या स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें डिसीजन कंसर्निंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट में बनाए हुए कानून या नियम उसी देश की सीमा के अंदर लागू किए जाते हैं। लाइक बिहार के, अगर बिहार सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका जो कानून है सिर्फ बिहार के अंदर ही लागू होगा, ऐसा नहीं है कि उसको हम यूपी में या झारखंड में भी लागू करेंगे। इसी तरह से आसाम को ले सकते हैं। थर्ड हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायत, ग्राम पंचायत के रूप में देखते हैं। हालांकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान या हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको हमने 1993 में ऐड ऑन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने देश में। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग अ सिटी और अ टाउन और विलेज आर टेकन बाय लोकल गवर्नमेंट, और इसमें ही डिसाइड किया गया है कि महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई है, और इसमें इसका आंकड़ा भी आज के समय में बढ़कर 42% हो गया है, जो कि हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है, जो कि आज के समय की आवश्यकता भी है और एक डिमांड भी है, कह सकते हैं हम। नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार होती है जिसमें हम देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या मोनार्क गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, ये सभी हमारे सरकार के फॉर्म्स होते हैं। हर देश में अलग अलग प्रकार का या उस देश की कंडीशंस या उस तरह के लीडर्स या लोगों के द्वारा वहाँ पे सरकार की फॉर्म्स जो है ये अलग अलग होती है। तो अभी हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करने वाले हैं। लाइक मोनार्क का मतलब होता है राजतंत्र। इन द एंशियंट एंड द मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मोनार्की और द किंगशिप वॉज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय अ किंग और क्वीन फॉर्म द गवर्नमेंट। मोनार्क के अंदर क्या होता है कि किसी देश का जो शासक है वो राजा या रानी में से हो सकता है, और ये एक हायरार्किकल प्रोसीजर में चलता है कि मतलब एक ही फैमिली के जो वंशज होते हैं वही राजा और रानी के रूप में उस देश की सरकार या उस देश में सभी इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। द मोनार्क हैड द एब्सोल्यूट राइट टू टेक डिसीजंस, हिज वर्ड वॉज कंसाइडर्ड अ लॉ,
और मोनार्क मतलब जो राजा रानी जो लीडर के रूप में बैठे रहते हैं उस देश में, सभी डिसीजंस उनके द्वारा ही लिए जाते हैं और उनके द्वारा कहे गए हर डिसीजन को ही कानून की फॉर्म में उस देश में लागू किया जाता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, डिक्टेटरशिप, दैट इज़ तानाशाही। जैसे कि आपने अगर हम थोड़ा एंशंट की बात करें या फिर थोड़ा पुराने समय की बात करें तो आपने हिटलर, जर्मनी में हिटलर का नाम सुना ही होगा, जिसको हम डिक्टेटर के रूप में पढ़ते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द अथॉरिटी एंड द पावर इज enjoyed बाय वन पर्सन हु डज नॉट owe एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल। किसी भी देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति आकर उस देश पर रूल करने लगे और वह रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है लोगों के प्रति कि उसको लोगों के लिए काम करना है कि नहीं करना है। बस वो क्या करता है, उस देश में अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लेता है और पावर को इंजॉय करता है। बस इतना ही काम होता है डिक्टेटरशिप का, मतलब कि सारे फैसले वही लेगा और ना ही तो उसकी लोगों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ना ही वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार रहता है। नाउ कमिंग टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, जो कि अधिकतर हमारे जो विकसित देश हैं या हमारे विकासशील देशों में जो कि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अधिकतर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके एंड इंडिया ऑल्सो। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विकसित देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, विकासशील देशों में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो क्या होता है डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, डेमो मतलब कि डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों का तंत्र है, लोगों का सिस्टम है जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही डिसीजन लेते हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किसी देश में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, मीन्स दैट ऑल अडल्ट हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स इन अ कंट्री आर एंटाइटल्ड टू वोट। किसी भी देश में 18 साल का कोई भी व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल होता है, उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन की, एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने डेफिनेशन दी है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी जाए और लोगों के लिए ही वो काम करे, ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 द गवर्नमेंट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सफिग्रेट इन इंग्लैंड वुमेन ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट पॉलिसीज़। तो जो सफिग्रेट्स जो होते हैं वो वुमेन एक्टिविस्ट होते हैं जो कि अपने राइट टू वोट या वुमेन जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वुमेन के खिलाफ, उसके लिए अगर महिलाएं जो है आंदोलन करती है तो उस महिला के जो दल को या उन वुमेन एक्टिविस्ट को का क्या कहा जाता है, सफिग्रेट्स। नेल्सन मंडेला जो कि फिर एक साउथ अफ्रीका में हमने देखने को मिला, ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, फर्स्ट फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। अपार्थाइड मैंने बताया था रंग भेद की नीति, जिसमें कि नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड के खिलाफ फाइट किया था और इसी के चलते दक्षिण अफ्रीका में उनको पहले काले राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो अगर आपको ये समझ में आया हो चैप्टर या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रेटिफाई करूँगी या उसमें कुछ जो भी आपकी इंक्वायरीज़ रहेगी या जिस भी तरह की आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको रिजॉल्व करूँगी। अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम
आपको पता ही होगा कि हम 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम चैप्टर 4 को करने वाले हैं, जिसमें हम पंचायती राज सिस्टम को पढ़ेंगे। और पंचायती राज जो है कितने लेवल पे होती है, जिसमें हम विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पंचायती राज सिस्टम, दैट इज़ चैप्टर 4 फ्रॉम द NCERT बुक। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम जो हमारे 3rd लेवल पर, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया में 3 लेवल पे बनती है, जिसमें हम नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो पंचायती राज सिस्टम हमारा लोकल लेवल की सरकार होती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरिया इज़ नोन एज पंचायती राज। तो हमारी लोकल लेवल पर गठित हुई सरकार को हम पंचायती राज बोलते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम इट वॉज अ कस्टम इन विलेज टू इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर्स और पंच मीनिंग 5। तो पंच का मतलब होता है 5। पहले समय में क्या होता था कि जो सरपंच होता था या सरपंच के साथ 4 और व्यक्ति, तो 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप होता था, जो गांव में होने वाले किसी भी मुद्दे को सोल्व करने के लिए वो इकट्ठा होते थे। गांव के लोगों को उसमें बुलाया जाता था और उसमें ही जो डिसीज़न लिए जाते थे उसी को पूरे गांव में उस मुद्दे में संबंधित पक्षों को मानना होता था। दे सेटल डिस्प्यूट्स एंड लुक्ड आफ्टर द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज। और आज भी इसी क्रम में हमने इसका क्या नाम रख दिया है? पंचायती राज। और ये क्या काम करती है? गांव के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्व करती है और गांव में होने वाली कुछ अन्य प्रॉब्लम को भी ये देखती है। अगर हम बात करें, हमारे बेसिक या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम नहीं था, इसलिए हमने कई बार इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट कराने के लिए, कानून बनाने के लिए कई बार बिल पेश किया गया था, लेकिन उसको पास नहीं किया गया। और आखिर में बिल जो है इनेक्टेड फ्रॉम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसी में ही हमने 93rd में हमने पंचायती राज को डाला है। और उसी वर्ष में, मतलब 1992 में, 1992 में ही हमने 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटी के लिए भी इसमें ऐड ऑन किया है। और इसी को अगर देखें तो हम 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, हम पंचायती राज सिस्टम को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल पर भी हम इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती है। तो पहले हम विलेज लेवल को देखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी देखेंगे। तो विलेज लेवल पे देखिए क्या होता है। विलेज लेवल पे अगर हम बात करें, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का ये एक फाउंडेशन होता है। इट मीन्स अ मीटिंग ऑफ द विलेज। इसके अंदर गांव का हर वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी 18 साल की उम्र होती है। ऑल रेजिडेंट ऑफ द विलेज हु आर ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर्म द ग्राम सभा। गांव में रहने वाले 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो ग्राम सभा में को गठित कर सकते हैं। इसकी मीटिंग टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आइए ग्राम सभा के हम फंक्शंस देख लेते हैं कि ग्राम सभा क्या काम करती है। इट इलेक्ट्स द ग्राम पंचायत। गांव के अंदर ही जो ग्राम पंचायत होती है उसके सदस्यों का चयन भी कौन करती है? ग्राम सभा। इट ऑल्सो अप्रूव द बजट। और जो ग्रामीण लेवल पर जो ग्राम पंचायत हमारी बजट बनाती है उसको अप्रूव भी करती है। ऑल द डेवलपमेंट स्कीम फॉर द विलेज आर डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा। सभी प्रकार की विकासात्मक जो परियोजनाएं होती है उनको भी ग्राम सभा में डिस्कस किया जाता है कि ये जो परियोजनाएं बनाई जा रही है गांव के लोगों के लिए या गांव की सफाई के लिए, किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, तो उस पर डिस्कशन भी किया जाता है। 2 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा आर कंपल्सरी इन अ ईयर। एक साल में हमें ग्राम सभा की 2 मीटिंग्स कंपल्सरी होती है। द ग्राम सभा हैज़ द पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत। जो हमारे ग्राम पंचायत वाला ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होता है उसकी पावर को रिव्यू करने का काम भी हमारी ग्राम सभा ही करती है। आगे हम देखते हैं
ग्राम पंचायत। तो आपको ग्राम सभा समझ में आ गया होगा। इसमें गांव के वो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र साल के होते हैं, और यही क्या काम करते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं, बजट को अप्रूव करते हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स को रिव्यू करते हैं, और इसकी साल में कंपलसरी 2 मीटिंग होनी ही चाहिए। और ग्राम सभा जो होती है ग्राम पंचायत के कार्यों को रिव्यू करने का भी कार्य करती है। अब आते हैं हम ग्राम पंचायत पर। ए ग्राम पंचायत इज एस्टेब्लिश्ड इन द विलेज हैविंग अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 750। तो जिस भी गांव में 750 जनसंख्या या 750 लोग रहते हैं, उस जगह पर हमारी जो लोकल लेवल की जो सरकार हम बनाते हैं वो ग्राम पंचायत होती है। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उसको ग्राम सभा के मेंबर डायरेक्टली मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट कर सकते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से वो इसको मनोनीत भी कर सकते हैं। टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग को अध्यक्षता करता है, उसकी प्रेजाइड करता है, तो वो होता है सरपंच, और प्रधान इज़ इलेक्टेड। और आपको पता ही होगा, देखिए जो ग्राम पंचायत है इसके सदस्यों को इलेक्ट करने का काम भले ही ग्राम सभा कर सकती है, लेकिन जो हम अपने इस ग्राम पंचायत के सरपंच को चुनते हैं वो गांव के सभी लोगों के द्वारा वोट के जरिए चुना जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो अभी हम ग्राम पंचायत के कार्यों को देखते हैं कि वो क्या क्या फंक्शंस करती है। जनरल सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रूव रोड एंड डैम्स ऑफ द विलेज। गाँव में होने वाली सफाई संबंधित या विकासात्मक या फिर मेंटेनेंस रखना है रोड का, या डैम्स बांध बने हुए हैं उनके मेंटेनेंस कर काम या उनके मेंटेनेंस को बनाए रखने का काम किस ग्राम पंचायत का होता है। क्लीनिनेस ऑफ पब्लिक वॉल्स, टैंक्स एंड अदर प्लेसेस। गांव में किसी भी तरह की हमारे प्लेसेस हैं उनकी सफाई का काम भी ग्राम पंचायत का होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज इन द विलेज एक्सेट्रा। जो जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर और विवाह के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो भी हमारे ग्राम पंचायत का ही काम होता है। अब ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो ये काम करती है, और इसके लिए उनको इनकम ऑफ सोर्स भी चाहिए। कहाँ से पैसा आता है, देखिए कुछ पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्यों को देती है। अब राज्य जो है अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने डेवलपमेंटल काम को करने के लिए उन पैसे को खर्च कर देती है, लेकिन जो राज्य सरकार होती है वो गांव के लेवल पे, और गांव के लेवल पे भी ना कहूँ तो मैं बोलूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा एलोकेट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसा एलोकेट करती है, और डिस्ट्रिक्ट के बेस पर ये लोअर लेवल पर मतलब विलेजेस तक जो सरपंच है या ग्राम सभा ग्राम पंचायत तक हमारा जो फाइनेंस है उसको एलोकेट करती है, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको रन किया जा सके। लेकिन कुछ हमारे ग्राम पंचायत का भी कुछ इनकम का सोर्स होता है, क्योंकि जितना हमें स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है उससे ग्राम सभा का जो कार्य है या ग्राम पंचायत का जो कार्य है वो फुलफिल नहीं हो सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत के भी कुछ इनकम ऑफ सोर्स होते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमें पता ही है एग्रीकल्चर को फोकस किया जाता है, तो लैंड है तो वहाँ पे टैक्स ऑन प्रॉपर्टी लिया जाता है। फाइन ऑन द ऑफेंडर्स, अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उस पर फ़ाइन लिया जा सकता है। या ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार से हमें अनुदान मिलता है जिसके लिए हमें उसको वापस, ग्रांट का मतलब समझते हैं क्या होता है, ग्रांट होता है जिसको हमें वापस नहीं देना होता है, ये एक अनुदान होता है जिसको हमें रिटर्न नहीं करना है, और इसकी ना तो हमें इसके लिए कोई इंटरेस्ट देना होता है और ना ही किसी अलग प्रकार की हमें कोई और मतलब कि इसका रिटर्न देना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द न्याय पंचायत। आपको आगे का ध्यान रखिए, हमने अभी स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि हम पंचायती राज को 3 लेवल पे हमने डिसाइड किया था। उन 3 लेवल में भी हमने विलेज लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो विलेज लेवल में हमने ग्राम सभा को देखा, ग्राम पंचायत को देखा, और अभी हम न्याय पंचायत को देख रहे हैं। दिस इज़ द जुडिशियल विंग ऑफ द पंचायत। इट हेयर्स एंड डिसाइड्स पिटी सिविल केसेस। देखिए न्याय पंचायत का काम जो है, एक जो गांव के लेवल पर अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है जो वाद विवाद बन जाता है, तो ये जुडिशियल विंग के जैसे काम करती है, जो कि सिविल केसेस होते हैं
पर इसमें ध्यान रखिए क्योंकि ये बिल्कुल लोअर लेवल पे हमने एक न्याय पंचायत बनाई है ताकि लोगों को हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना ना पड़े। तो इसके जो ये जो मतलब कि सज़ा सुना सकती है वो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं सुना सकती। ये कोई जेल में नहीं भेज सकती है, इसके डिसीज़न जेल में नहीं भेज सकते हैं किसी भी पक्ष को, या फिर ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं लगा सकते हैं। एक बस ये विवाद को सुलझाने का काम करती है और इससे ज़्यादा इसका कोई इतना मतलब कि ये ज़्यादा पैसे या फिर हम बोले तो ये जेल में भेजने तक का भी इतनी इसके पास पावर होती नहीं है। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारी ब्लॉक समिति। हमने विलेज लेवल को ख़त्म कर लिया है। विलेज लेवल पे क्या हम बनाते हैं, अब आते हैं हम ब्लॉक समिति एट अ ब्लॉक लेवल। ठीक है, एक पंचायत समिति इज फॉर्म्ड एट द ब्लॉक लेवल कंप्राइजिंग जनरली ऑफ 100 विलेजेस। ब्लॉक समिति 100 गांवों के ऊपर बनी होती है। मतलब कि ब्लॉक समिति के अंदर एक ब्लॉक समिति में 100 गांवों को हम काउंट कर सकते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि 100 गांव के ऊपर एक ब्लॉक समिति बनाई जाती है। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग मेंबर ऑफ द पंचायत समिति इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। जब इसकी ब्लॉक समिति की जो मीटिंग होती है, इसमें ये क्या करते हैं, अपने जो मेंबर्स होते हैं उसमें से अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। द टर्नर ऑफ द समिति इज़ 5 ईयर्स। और इस ब्लॉक लेवल पे जो हमारी ये ब्लॉक समिति है, इसका जो मतलब कि इसका टर्नर होता है वो 5 साल के लिए होता है। और हमारी ब्लॉक समिति का क्या काम होता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। क्योंकि आपको पता है, मैंने जो भी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हमने पढ़ा है वो एक विलेज का काम है, और यहाँ पे तो 100 विलेज की बात की जा रही है। इन 100 विलेज के ऊपर ये मतलब कि ब्लॉक समिति है। तो ब्लॉक समिति है तो इसका काम क्या होता है, जितने ये 100 गांव हैं, इन 100 गांव में पंचायत होगी। इन 100 गांव की पंचायत में कैसे कोऑर्डिनेट करना है और उनको सुपरवाइज भी करना है, उनका पर्यवेक्षण करना है कि समय समय पर क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बाय एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एसेट्रा। और इन्हीं गांव के स्तर पर जो स्कूल बने हुए हैं वो उनके मेंटेनेंस को देखने का काम भी किसका होता है, ब्लॉक समिति का होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर ब्रिज एंड रोड्स एसेट्रा। और जो माइनर ब्रिज होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन का काम देखना भी किसका फंक्शन होता है, ब्लॉक समिति का। नेक्स्ट हमारा आता है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम जिला परिषद को बनाते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, इट इज़ द थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। क्योंकि ये थर्ड लेवल पे बनता है और ये एक ज़िले के अंदर एक सुप्रीम होता है, और उसके बाद ब्लॉक समिति आती है और सबसे लोअर में आती है हमारी विलेज लेवल पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। इसके फंक्शन क्या होते हैं, टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति। देखिए हमने क्या किया है, लोअर लेवल पे हमारे विलेजेस है, विलेजेस को कौन सुपरवाइज कर रही है, ब्लॉक समिति। और ब्लॉक समिति को भी तो कोई सुपरवाइज कर सकता है ना, क्योंकि हो सकता है ब्लॉक समिति ठीक से काम ना कर रही हो, या वो कोई मतलब कि अचूक कर रही हो, या कुछ काम ऐसा रह गया है कि गलती हो सकती है उससे भी। तो उसके सुपरविज़न के लिए हमने किसको बिठाया है, जिला परिषद को। तो जिला परिषद जो है वो ब्लॉक समिति जो होती है उसका सुपरविज़न और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। टू अप्रूव द बजट ऑफ द पंचायत समिति। और जो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर जो बजट बनाती है उसको अप्रूव करती है जिला परिषद। मेंटेनिंग लिंक विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और जिला परिषद का क्या काम होता है, क्योंकि जिला परिषद जिले की वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जो कि उस जिले को स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट करने के लिए, उस स्टेट से लिंक करने का काम करती है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, इसमें हम आज चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। दैट नेम इज़ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए कौन से क्षेत्रों में लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी सैड द सोइल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट विलेजेस। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा
गांवों में निवास करते हैं, क्योंकि भारत एक गांवों का देश कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वर्क डन बाय द पीपल, ऑक्यूपेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। हम किसी भी काम के आधार पर आजीविका के साधन को, ऑक्यूपेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में हम रिलेट करते हैं दो जॉब्स रिलेटेड टू लैंड सच एज एग्रीकल्चर, भूमि से रिलेटेड ऐसी जॉब जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। सेकेंडरी, दोज जॉब्स इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स सच एज इंडस्ट्रीज। हम जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो भी प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर से रिसीव करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को हम चेंज कर देते हैं अदर फॉर्म में, दैट, और ये कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए हम इसको मैन्युफैक्चर भी बोला जाता है। टर्सरी देखिए, टर्सरी को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, दो जॉब्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ऐसी जॉब जो सर्विस क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व रहती हैं, उनको हम इसमें काउंट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज़। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो फर्स्ट हमारा, आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा गाँव के स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर, उसी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द विलेजर्स ऑफ इंडिया आर मोस्टली इन्वॉल्व इन देयर बेसिक ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर। तो भारत के लोग मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं किस ऑक्यूपेशन में, एग्रीकल्चर में। बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ लैंड द फार्मर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के बेस पर हमने फार्मर्स की लैंड के आधार पर फार्मर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर लैंड एरिया। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 4 टाइप या 4 कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एरिया। फर्स्ट इज लैंडलेस फार्मर्स। These are the farmers who do not possess any land of their own. They work on land of their farmers on the daily other basis. इन लैंडलेस फार्मर्स के पास अपनी खुद की कोई ज़मीन होती नहीं है, इसलिए ये अपनी ऑक्यूपेशन के लिए, अपनी आजीविका के लिए, जो बड़े किसान होते हैं उनकी लैंड पर डेली वेज बेसिस पर काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नाउ सेकंड देखिए, स्मॉल फार्मर्स। दीज आर फार्मर्स हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको स्मॉल फार्मर्स कहा जाता है। मिडल फार्मर्स, दीज आर द फार्मर्स विद द लैंड एरिया बिटवीन 2 हेक्टेयर टू 5 हेक्टेयर। ऐसे किसान जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उसको मिडल फार्मर्स के अंदर काउंट किया जाता है। सम हायर्स ट्रैक्टर एंड थ्रेसर फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। और क्योंकि मिडल फार्मर्स छोटे नहीं होते हैं, 2 से 5 हेक्टेयर तक की इनके पास लैंड होती है, तो ये मशीनरी अपनी लैंड पे या अपने एग्रीकल्चर में उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये अपने प्लांटिंग के लिए, पौधों को लगाने के लिए या फसल बोने के लिए या उसको काटने के लिए ट्रैक्टर और थ्रेसर का यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। फोर्थ देखेंगे हमारा, लार्ज फार्मर्स, दोज फार्मर्स हु हैव लैंड एरिया मोर देन 5 हेक्टेयर्स। जिन किसानों के पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है उसको हम लार्ज फार्मर्स का कहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज फार्मर्स एम्प्लॉय अदर लैंडलेस फार्मर्स। और ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ये खुद अपनी भूमि पे काम नहीं करते हैं, जिसके चलते ये क्या करते हैं, अपनी लैंड पर लैंडलेस फार्मर्स को काम पे रखते हैं एंड पे दैम इन कैश, और उनको कैश में पेमेंट करते हैं, एंड नहीं तो फिर अदर फॉर्म में उसको पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट हम ऑक्यूपेशन देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री या फिशरीज, सभी को हम काउंट कर सकते हैं। इन द विलेजेस वी कैन फाइंड द डेयरी फार्म्स वेयर एनिमल्स सच एज काउज, बेफेलोज एंड गोट्स आर reared फॉर मिल्क। डेयरी फार्म्स में हम गाय, भैंस और बकरी को दूध के प्रोस्पेक्टिव से उसको हम पालतू पशु बना लेते हैं, और द मिल्क इज़ सोल्ड इन विलेजेस एज वेल एज इन सिटीज़, नियर बाय सिटीज़ हम कह सकते हैं। जो ये डेयरी फार्म्स होते हैं ये मिल्क को गांव के साथ साथ नियर बाय सिटीज़ में भी सोल्ड करते हैं। हेंस डेयरिंग इज़ अनदर ऑप्शन फॉर लाइवलीहुड अवेलेबल टू रूरल पीपल, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स एंड द लैंडलेस फार्मर्स।
और ज़्यादातर जो डेयरी फार्म्स होते हैं उनको रख रखाव या डेयरी फार्म्स को जो काम करने का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेंस को दी जाती है। और दूसरा क्योंकि लैंडलेस फार्मर्स के पास अपनी कोई भूमि होती नहीं है, तो वो डेयरी जो फार्म्स का जो ऑक्यूपेशन है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द पोल्ट्री फार्मिंग, सम फार्मर्स आर इंगेज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस, जिसको मुर्गी पालन कहा जाता है। दे रेयर हैंड्स इन फार्म हाउस इन ऑर्डर टू द सप्लीमेंट देयर इनकम। और कुछ गांव के लोग या कुछ फार्मर्स हमें पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में इन्वॉल्व दिखते हैं, जिससे वो एक इनकम का अनदर सोर्स को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट, फिशरीज आर ऑल्सो सीन इन द विलेजेस रिजर्वायर्स। गाँव में कोई भी पानी का एरिया, तालाब वगैरह जो भी हो सकता है, उसमें हमें किसान लोग फिशरीज करते हुए दिखाई देते हैं। वाइल द मैन कैच फिशेज, जिसमें कि मैन जो है फिश पकड़ने का काम करते हैं। द वुमेन टेक दैम इन बास्केट इन नियर बाई विलेजेस। और वुमेन का क्या क्या होता है कि उन मछलियों को आसपास के गाँव में या मार्केट में सेल करने का। नाउ थर्ड हमारा ऑक्यूपेशन है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये जो हम थर्ड क्राफ्ट एंड ट्रेड पढ़ने वाले हैं ये तीसरा है, क्योंकि हमने जो एग्रीकल्चर पढ़ा उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, उसी के अंदर जो ऑक्यूपेशन है कई सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अगर मैं हेडलाइन की बात कर रही हूँ तो वो क्राफ्ट और ट्रेड पढ़ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती है, जो कि ग्रामीण स्तर पर ऑक्यूपेशन में लोग लगे हुए हमें दिखाई देते हैं। सम पीपल इन द विलेज आर एंगेज्ड इन मेकिंग बास्केट, पॉट्स, कारपेट्स, ब्रिक्स, etc. Beside this, some villagers work as tailor, carpenter, goldsmith, blacksmith, etc. तो ये कुछ स्किल बेस्ड का वर्क है जिसमें हमें कुछ ही लोग इन्वॉल्वमेंट दिखता है इनमें। सम वुमेन्स डूइंग फुलकारी वर्क्स द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, कुछ महिलाएं हमें कपड़े पर या किसी मतलब कढ़ाई का काम या सुई फुलकारी वर्क या फूल निकालते हुए किसी कपड़े पर हमें दिखाई देती है। ये भी एक तरह का ऑक्यूपेशन होता है। इसकी भी सेल की जाती है और ख़रीदने वाले इसको ख़रीदते भी हैं। अदर ऑक्यूपेशंस लाइक बास्केट वेविंग, पोइट्री मेकिंग, कलेक्शन ऑफ हनी एंड देयर सेल टू द ट्रेडर्स इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल इनकम फॉर सम ऑफ द विलेजर्स। और कुछ गांव वालों के लिए एडिशनल इनकम ऑफ सोर्स किसको कहा जाता है? पोइट्री मेकिंग को या हनी कलेक्ट करने को। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, आज उसी सीक्वेंस में हमारा चैप्टर 8 रहेगा, दैट इज़ लाइवलीहुड इन अर्बन एरिया। और ये हमारा 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नाउ, अर्बन लाइवलीहुड क्या होता है? नगरीय आजीविका, द ऑक्यूपेशन अडप्ट बाय द पीपल इन द सिटीज एंड टाउन आर नोन एज अर्बन लाइवलीहुड। गाँवों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शहरों की या टाउन्स की, जहाँ पे लोग जिन ऑक्यूपेशन को अडोप्ट करते हैं। मतलब देखिए, एरिया के आधार पर आजीविका चेंज हो जाती है। जैसे गाँवों में एग्रीकल्चर की लैंड ज़्यादा होने के चलते वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस ज़्यादा किया जाता है। इसी तरह से सिटीज़ और टाउन में एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम होने के चलते वहाँ पर अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग हमें अडप्ट मिलते हैं। तो आइए हम पहले ये देख लेते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें प्रोफेशनल इंक्लूड्स भी होते हैं। मतलब कि कौन कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड लोग इन्वॉल्वमेंट दिखता है अर्बन एरियाज़ में। लाइक टीचर्स एंड लेक्चरर्स who teach in school and colleges, judge and lawyers engaged in different cases at civil and criminal courts। हमें जो जजेस होते हैं और वकील जो एंगेज मिलते हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों ही कोर्ट्स में। डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंगेज इन द हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल क्लिनिक। और हमें डॉक्टर और नर्स एंगेज मिलती है हॉस्पिटल्स में, मेडिकल क्लिनिक में या डिस्पेंसरीज में। Public sector employees are employed in a number of enterprises run by the government,
जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी होते हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे एंटरप्राइज जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए उन कंपनीज में या उन एंटरप्राइज में शामिल होकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, स्किलफुल कुक्स एंड मैनेजर्स इन डिफरेंट हॉस्टल्स एंड रेस्टोरेंट्स, और हमें जो हमारे कुक होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो होटल्स और रेस्टोरेंट में हमें देखने को मिलते हैं, और ये वो प्रोफेशंस हैं जो कि स्किलफुल होते हैं। इसमें विदाउट अप स्किल के इसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। तो क्या देखना क्या है हमें कि सिटीज़ के अंदर लोग ज़्यादातर किन किन ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं। तो आइए अभी हम एक एक करके कुछ ऐसे एरियाज़ को देखते हैं जिसमें स्टेट्स में या स्टेट के अंदर जो सिटीज़ है उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन में लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और आप याद रखेंगे जैसे कि हम गाँवों में अगर बात करें तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। शहरी क्षेत्र में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखते हैं, the majority of people in urban areas are the workers engaged either on the regular employment or on daily wages। ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्र में लोग होते हैं वो किस चीज़ में एंगेज होते हैं, या तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, नहीं तो फिर पर डे के डेली वेजेस पे वो काम करते हैं। these include the workers doing manual work in a different industries। और ये जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं ये ज़्यादातर मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी किन इंडस्ट्रीज़ में, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कपड़ों से संबंधित इंडस्ट्री हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जो होती है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। तो क्या समझे, शहरों में ज़्यादातर लोग उन इंडस्ट्रीज़ में मैनुअल वर्क करते हुए दिखाई देंगे जो कि या तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है या फिर डेली वेजेस हमारी जॉब्स होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड आप जानते हैं आत्मनिर्भर, मतलब कि इन लोगों को किसी के अंडर या फिर किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट या फिर डेली वेज पे काम नहीं करना पड़ता है। ये अपने खुद का काम शुरू करते हैं जिसमें कि ये इसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। और वर्किंग इन द शॉपिंग मॉल्स, द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डू वर्क ऑफ देयर ओन चॉइस। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की पसंद से कार्य को करते हैं। द अदर वर्कर्स ऑफ अर्बन एरियाज आर shoemakers, cobblers, barbers एंड टैक्सी ड्राइवर एक्सेट्रा। तो शहरों में और ये जो क्षेत्र है इनमें हमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। आगे देखते हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें अर्बन एरिया में ऑक्यूपेशन में लोग इन्वॉल्व मिलते हैं। मैनी बिजनेसमैन मैनेज देयर ओन शॉप्स सेलिंग artisanal furniture, electronic goods such as TVs, DVDs, music system, रेडीमेड क्लॉथ एक्सेट्रा। इन सभी एरियाज़ में शहरों में लोगों का अपना एक बिजनेस स्टार्ट हुआ दिखाई देता है। देयर ओनर्स गेट लाइसेंस और परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। और जो बिजनेसमैन होते हैं इन एरियाज़ में रिलेटेड वो गवर्नमेंट से एक लाइसेंस भी प्राप्त करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके। दीज आर परमानेंट शॉप्स, और ये एक स्थायी शॉप्स होती है। और क्या काम कर सकते हैं, ए लार्ज फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ए न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सॉरी। अभी एक हाल फिलहाल में एक एरिया डेवलप हुआ है जिसकी आज के समय में ऑनलाइन चीज़ें शुरू होने के चलते उसकी रिक्वायरमेंट्स आने लगी है। तो ए न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट currently very popular in big cities is that to call center। तो कॉल सेंटर क्या होता है, कॉल सेंटर
ऐसी जगह होती है जिसमें किसी भी कंपनी, कोई भी ऑनलाइन कंपनी अपने कस्टमर्स या अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने के चलते उनको एक उनकी जो शिकायत है या उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको रिज़ोल्व करने के लिए कॉल सेंटर्स बनाए जाते हैं, ताकि वो अपनी जो भी बिजनेस है या जो भी कंपनी है उसकी एक पॉजिटिव चीज़ें, मतलब किस जो भी व्यक्ति उस कंपनी से अपने आप को रिलेट करता है उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो एक कॉल सेंटर इज़ वेल इक्विप्ड with computers and telephone, and it link with both the Indian and foreigner companies। तो ये दोनों कंपनीज के लिए हो सकता है, और एक कंप्यूटर और टेलीफोन में उसको वेल नोन होना चाहिए। और ज़्यादातर कॉल सेंटर्स के लिए हमें देखा जाए कि इंग्लिश का एक या एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ उसको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइग्रेशन। अगर हम अर्बन की बात कर ही रहे हैं तो माइग्रेशन वर्ड से वाकिफ़ होना बनता ही है। माइग्रेशन होता है प्रवास। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया लीड्स टू रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ एंड प्लेस अ बर्डन ऑन द सिटीज़। माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं और शहरों की पॉपुलेशन में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, और एक तरफ से ये बर्डन भी बन जाता है सिटीज़ के ऊपर। अदर फैक्टर दैट प्रोम्प्ट दैम अ माइग्रेट वन। और वो कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक है जो कि माइग्रेशन को प्रोत्साहित करते हैं या माइग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। देखिए, माइग्रेशन एक एरिया से दूसरे एरिया में किन बेसिस पर या किन फैक्टर्स पे किया जाता है वो हम देखते हैं। लाइक लैक ऑफ एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इन विलेज। गाँवों में हमारा जो शैक्षणिक और चिकित्सिक जो फैसिलिटीज़ है उसकी कमी होती है, इसलिए लोग अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं। सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द रूरल लेवल, क्योंकि रूरल लेवल पर एग्रीकल्चर को फोकस किया जाता है और वो भी एक सीजनल होती है एग्रीकल्चर। तो एक सीज़न के बाद जब खेतों में काम ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे इनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, इसलिए लोग सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों की तरफ चले जाते हैं। डिज़ायर ऑफ रूरल पीपल टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक दैट ऑफ द अर्बन पीपल। और लोग अपनी आजीविका के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या ऊंचा करने के लिए भी अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अभी हमने पूरा अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों को ही प्रोफेशन ऑक्यूपेशन सब कुछ हमने देख चुके हैं। अभी एक डिफरेंस हम करते हैं कि दोनों में, कि रूरल और अर्बन दोनों स्ट्रक्चर में एक कंपैरिजन, एक तुलना के तौर पे हम देख लेते हैं। देखिए, दोनों ही अपनी एरिया के लोकेशन के एरिया की वजह से ये हमें ऑक्यूपेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलता है, अदरवाइज कोई डिफरेंसेस नहीं हो सकता है अगर उनको रूरल और अर्बन का टैग हटा दिया जाए। आगे देखिए, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। तो गाँवों के लिए फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है, जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। वेयर एज पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया आर लार्जली प्रोफेशनल्स। और बल्कि शहरी क्षेत्रों में लोग ज़्यादातर प्रोफेशनल वर्क में हम इन्वॉल्व देखते हैं। द साइज ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़ इज़ स्मॉल। और गांव के स्तर पर जो ग्रामीण समुदाय होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन कम्युनिटीज़। रूरल कम्युनिटीज़ आर कास्ट बेस्ड वेयर एज द अर्बन कम्युनिटीज़ आर क्लास बेस्ड। रूरल ग्रामीण क्षेत्र पर हम क्या देखते हैं, हमारे जो समुदाय होते हैं वो कास्ट बेस्ड पर भी हमें देखने को मिलते हैं। जाति के आधार पर ज़्यादा लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, लेकिन शहर के जो समुदाय होते हैं वो क्लास वर्ग, उनकी इनकम के बेस्ड पर हम उनको पहचान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी जाति से उनको जज करने लग जाते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्या है, फैमिली बॉन्डिंग इज मच मोर प्रोमिनेंट इन रूरल एरियाज वेयर एज न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इन अर्बन सिटीज़। ग्रामीण क्षेत्रों में फैमिली बॉन्डिंग ज़्यादा महत्व की होती है। और जब फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होती है तो किसी भी
ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्वमेंट को एक ग्रोथ मिल जाती है। लेकिन शहरों में क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है जिसमें उनके फादर मदर और चाइल्ड होते हैं, वो भी अनमैरिड चाइल्ड, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया इज़ क्वाइट लो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर होता है वो क्वाइटली लो होता है, वाइल इन अर्बन एरिया, शहरों की तुलना में इट इज़ मच हायर। शहरों में क्योंकि लिटरेसी रेट जो है ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्बन एरिया इज़ हायर दैन दैट ऑफ द वुमेन इन रूरल एरिया। महिलाओं का जो स्तर होता है या महिलाओं का जो स्टेटस है वो अर्बन एरिया में उच्च स्तर का होता है अकॉर्डिंग टू द विलेज एरियाज स्टेटस लेवल ऑफ वुमेन। ओके, तो नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 6। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 फ्रॉम टुमारो। तो आई होप कि आपको लेक्चर्स और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।